नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। दिसंबर 2020 मंथ में इस मैगजीन के दो एडिशंस आए हैं, इट्स नॉट हनी एंड द हीट इज ऑन। इन दोनों ही मैगजीन्स में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय यूजर नेम सार्थक शर्मा 151। सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल होगा द हनी ट्रैप। सो रिसेंटली आप सभी ने भी ये न्यूज़ में सुना होगा कि बड़ी कंपनियों के द्वारा शहद में मिलावट की जा रही है। इसके ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल होगा कोलेट्रल डैमेज। पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। अब इसी इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है फॉर द ईयर 2020 टू द ईयर 2025। तो ये नेशनल एक्शन प्लान क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद थर्ड आर्टिकल होगा 2020 एंडलेस फॉल आउट्स। 2020 ईयर सभी के लिए चैलेंजिंग रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जैसे कि ग्लोबल हेल्थ या फिर डेवलपमेंट, जिनमें हमने पिछले कुछ डेकेड्स में काफ़ी सुधार भी किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन सभी इंडिकेटर्स में अब गिरावट आ रही है और इसी वजह से आने वाला समय और ज़्यादा चैलेंजिंग होने की उम्मीद है। यही हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ आर्टिकल होगा डाइट टू सेव। तो यहाँ पर फूड सिस्टम्स पर चर्चा की जाएगी। जो हमारे फूड सिस्टम्स हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए हमारे करंट फूड सिस्टम्स को इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल होगा द हनी ट्रैप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। रिसेंटली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन की गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन न्यू दिल्ली। और जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है वो भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन की गई है जिसमें यह पता चला है कि इंडिया की जो मेजर हनी ब्रांड्स हैं वो हनी में एडल्ट्रेशन कर रही हैं, वो शहद में मिलावट कर रही हैं विद शुगर सिरप। आउट ऑफ द 13 बिग ब्रांड्स जिसमें डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ जैसे बड़े नाम शामिल हैं, इन 13 ब्रांड्स में से सिर्फ 3 ब्रांड्स ऐसी हैं जो सभी टेस्ट पास कर पाई। जो रिमेनिंग 10 ब्रांड्स हैं वो किसी ना किसी टेस्ट में फेल हुई हैं। और ये लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन इतना बड़ा है कि इंडिया में जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर इस मिलावट को डिटेक्ट भी नहीं किया जा सका। जर्मनी की कुछ एडवांस्ड लेबोरेटरीज में ये टेस्ट किया गया, जैसे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR टेस्ट किया गया, तब जाकर के इस मिलावट का पता लगा। अब इस फ्रॉड में क्या किया जा रहा है, जो नेचुरल हनी है जो कि ऑब्वियसली हनी बीज से एक्वायर की जाती है, इसके लिए हनी कल्टीवेशन की जाती है, उसे शुगर सिरप के साथ मिक्स किया जा रहा है। और ये शुगर सिरप बनाया जाता है राइस, कॉर्न, बीट रूट और शुगर केन जैसे प्रोडक्ट से। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एलिजिडली चाइना से शुगर सिरप को सोर्स कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं हनी को कंटामिनेट करने के लिए। और वहाँ से जो शुगर सिरप आता है वो अगर हम रॉ हनी से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर आता है। इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इससे हो रहा है और हनी का प्राइस भी बहुत तेज़ी से गिर रहा है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि पिछले 6 सालों में जो हनी का प्राइस है वो लगभग हाफ हो चुका है। 6 साल पहले ₹150 पर केजी था और अब लगभग 60 to 70 रुपीज पर केजी तक पहुंच चुका है। डिस्पाइट इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हनी, हनी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। कोविड-19 के समय पर अगर हम देखें तो हनी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ी है बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और एक सिंपल सा इकोनॉमी का ये फंडा है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ हनी की कॉस्ट बढ़ने की जगह कम होती जा रही है। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें एडल्ट्रेशन किया जा रहा है। मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि इन
सभी बिग ब्रांड्स के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी और इनके जो सैंपल्स हैं वो टेस्ट में फेल हुए हैं, इसके बावजूद बिग ब्रांड्स ने रिफ्यूट किया है इस रिपोर्ट को। मींस वो इस एडल्ट्रेशन की एलिगेशन को मान नहीं रहे हैं। अब गवर्नमेंट का इस पूरे प्रोसेस में क्या रोल रहा है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इतने बड़े लेवल पर एडल्ट्रेशन चल रही हो और सरकार को इसके बारे में कुछ भी भनक ना हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। इस केस में भी सरकार को इसकी इंफॉर्मेशन थी और इसका पता इस बात से चलता है कि बहुत तेजी से जो हनी के स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज किए गए हैं रिसेंट कुछ ईयर्स में। लेकिन हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो ये चेंजेस किए हैं ये रॉबस्ट चेंजेस नहीं थे, जिसकी वजह से ये एडल्ट्रेशन अब तक कंटिन्यू किया जा रहा है। तो कुछ फास्ट चेंजिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जैसे कि 2010 में सीएससी की लैब्स के द्वारा एंटीबायोटिक रेजिड्यूज हनी में पाए गए। मींस ये एक एडल्ट्रेशन का केस था। 2014 में FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हनी स्टैंडर्ड्स को अमेंड किया गया और एंटीबायोटिक रेजिड्यू की लिमिट्स हनी स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड की गई। इसके बाद 2017 में FSSAI ने नए हनी स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट किए और इसमें शुगर केन सिरप और राइस शुगर सिरप को टेस्ट करने के लिए C3 और C4 टेस्ट को इंक्लूड किया गया। 2018 में अगेन FSSAI के द्वारा स्टैंडर्ड्स में कुछ माइनर चेंजेस किए गए। 2019 में एक बड़ा चेंज ये किया गया कि FSSAI ने कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जैसे कि SMR, TMR, फॉरेन ओलिगोसैकेराइड्स, ऐसे पैरामीटर्स अब तक हनी में टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन इन सभी के टेस्ट अब स्टैंडर्ड से हटा दिए। ये डिसीजन क्यों लिया गया ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। दिसंबर 2019 और जून 2020 में FSSAI के द्वारा स्टेट फूड कमिश्नर्स को इन्फॉर्म किया गया कि हनी में लार्ज स्केल पर एडल्ट्रेशन की जा रही है, शुगर सिरप ऐड किया जा रहा है और FSSAI के द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए कि आप रेगुलर इंस्पेक्शंस कीजिए। फरवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यह मैंडेटरी कर दिया कि जो भी हनी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में उसकी NMR टेक्नोलॉजी से टेस्टिंग होनी ज़रूरी है। मींस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो कि एक ऑल राउंड टेस्ट है, उससे टेस्टिंग होनी ज़रूरी है ताकि शुगर सिरप्स को हम डिटेक्ट कर सकें। और इसके लिए EIC दैट इज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लेबोरेटरीज भी बनाई गई। मई 2020 में FSSAI ने ये इन्फॉर्म किया कि हनी में गोल्डन सिरप, इन्वर्ट शुगर सिरप और राइस सिरप का इस्तेमाल करते हुए एडल्ट्रेशन की जा रही है और जो इंपोर्टर्स हैं जो शुगर सिरप को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको रजिस्टर करना है और जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसका क्या यूज़ किया जा रहा है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जुलाई 2020 में अगेन FSSAI के द्वारा कुछ की पैरामीटर्स जो यहाँ पर रिवर्स कर दिए गए थे उन्हें रीइंस्टेट किया गया, हालांकि TMR टेस्टिंग को शुरू नहीं किया गया और 2020 न्यू स्टैंडर्ड्स भी इशू किए गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत तेज़ी से ये स्टैंडर्ड्स चेंज किए गए हैं। इसका मतलब सरकार को इस बात की खबर थी कि हनी में एडल्ट्रेशन किया जा रहा है और हालांकि स्टेप्स भी लिए जा रहे थे लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। अब इस पूरे एडल्ट्रेशन के केस में चाइना का क्या रोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चाइना का सबसे बड़ा यहाँ पर रोल रहा है। कुछ चाइनीज़ ट्रेड पोर्टल्स हैं जैसे कि अलीबाबा, ऐसे ट्रेड पोर्टल्स पर फ्रुक्टोज सिरप जो कि टेस्ट को बाईपास कर सकते हैं उनके बारे में बहुत ओपनली एडवर्टाइज किया जा रहा है और सेम चाइनीज़ कंपनीज जो इन ट्रेड पोर्टल्स पर एडवर्टाइजमेंट भेज रही हैं वही इंडिया में इन C3 और C4 टेस्ट को बाईपास करने वाले शुगर सिरप्स को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। इस ग्राफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज इंपोर्ट जो इंडिया ने किए हैं चाइना से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जितना भी इंडिया फ्रुक्टोज या फिर ग्लूकोज इंपोर्ट कर रहा है उसका ऑलमोस्ट 100% चाइना से ही किया जा रहा है। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं जैसे कि www.okchem.com, ये एक चाइनीज़ पोर्टल है। यहाँ पर HYK फूड्स के द्वारा ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। इसका नाम है F55 फ्रुक्टोज राइस सिरप और लिखा गया है कि ये जो सिरप है वो C3 और C13 टेस्ट को पास कर सकता है। Alibaba.com पर भी अगेन HYK फूड्स के द्वारा ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। इसका नाम है C3, C4, C13 पास गोल्डन सिरप फ्रुक्टोज सिरप गुड क्वालिटी फ्रॉम चाइना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बड़े ही ओपनली इन सिरप्स को चाइना से इंडिया में भेजा जा रहा है जो कि इन टेस्ट को पास कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं लैब रिजल्ट ऑफ द डेलिबरेटली एडल्ट्रेटेड हनी और इसमें यह पता चला है कि अगर सैंपल्स में 50% के करीब एडल्ट्रेशन किया जा रहा है तो इंडियन लेबोरेटरीज उसको पास कर देंगी। सिर्फ कुछ एडवांस्ड टेस्ट में ही पता चल पाएगा कि एडल्ट्रेशन किया गया है।
तो रॉ हनी में अगर इंडियन ऑल पास सिरप को ऐड किया जाता है 75:25 रेशियो में, जिस तरह से चाइना में शुगर सिरप बनाया जाता है उसी की राह पर अब इंडिया में भी ये शुगर सिरप बनाए जा रहे हैं जो कि टेस्ट को पास कर सकते हैं। इन्हें ऑल पास सिरप कहा जा रहा है। तो अगर 75:25 का रेशियो है तो इंडिया की जो लैब्स हैं वहां पर टेस्टिंग में ये रॉ हनी पास हो जाएगी, और अगर रेशियो 50:50 है तब भी सभी टेस्ट में पास हो जाएगी। इसके बाद अगर रॉ हनी में चाइनीज सिरप को मिलाया जाता है 75:25 रेशियो में, अगेन सभी टेस्ट पास हो जाएंगे। अगर 25:75 रेशियो में मिलाया जाता है, मींस 25 रेशियो है रॉ हनी का और 75 रेशियो है चाइनीज सिरप का, सिर्फ इसी केस में एक टेस्ट फेल होगा जबकि दूसरा टेस्ट फिर भी पास हो जाएगा। इवन अगर प्रोसेस्ड ब्रांडेड हनी में भी चाइनीज सिरप ऐड किया जाता है 75:25 रेशियो में या 50:50 रेशियो में, तब भी सभी इंडियन टेस्ट पास हो जाएंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यह एडल्ट्रेशन इंडिया में किया जा रहा है। अब इस हनी एडल्ट्रेशन के पूरे केस का हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। पहले जानते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है। फूड एडल्ट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं अ प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट्रेटिंग फूड, मीन्स हम फूड को एडल्ट्रेट कर रहे हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं, फूड मटेरियल को कंटामिनेट कर रहे हैं और इसके लिए उस फूड मटेरियल में कुछ फ्यू सब्सटेंसेस हमने ऐड किए हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली एडल्ट्रेंट कहते हैं। अब ये एडल्ट्रेंट क्या होते हैं? ये कोई पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि फूड आइटम्स में ऐड किए जाते हैं इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेनिफिट्स के लिए, तो प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर मान लीजिए कुछ एडल्ट्रेंट ऐड किया गया है ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, तो इस तरह के बेनिफिट्स के लिए ये फूड एडल्ट्रेंट्स ऐड किए जाते हैं। अब एडल्ट्रेंट्स को जब हम फूड में ऐड करते हैं तो इसकी वजह से सबसे पहले तो फूड की जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फूड कंटामिनेट हो जाता है और कई केसेस में फूड कंजम्पशन के लिए फिट भी नहीं बचता है। फूड एडल्ट्रेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो एक्ट में यह बताया गया है कि उस फूड को एडल्ट्रेटेड कहा जाएगा जिसमें कोई लो ग्रेड या फिर इनएक्सपेंसिव सब्सटेंस ऐड किया गया है, जिसकी वजह से जो फूड आर्टिकल है उसका नेचर या फिर उसका सब्सटेंस या फिर उसकी क्वालिटी इंजूरियस हो चुकी है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए कोई लो ग्रेड या इनएक्सपेंसिव नहीं, कोई भी सब्सटेंस फूड आर्टिकल में ऐड किया गया है जिसकी वजह से उसका नेचर या फिर सब्सटेंस या फिर क्वालिटी अब इंजूरियस बन चुकी है। एंड थर्डली, मान लीजिए किसी फूड आर्टिकल से कुछ चीज़ें हमने रिमूव कर दी हैं और उसकी वजह से वो आर्टिकल अब उसका जो नेचर है या सब्सटेंस है या क्वालिटी है वो इंजूरियस बन चुकी है, तो ये सभी कहलाएंगे फूड एडल्ट्रेशन। अब क्या कारण है जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन किया जाता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 सिंपल रीजंस हैं। पहला रीजन है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कमाने के लिए जो लो ग्रेड क्वालिटी के एडल्ट्रेंट्स होते हैं जो कि चीप भी होते हैं उन्हें फूड आर्टिकल में ऐड कर दिया जाता है। सेकंड रीजन है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से सभी फूड आर्टिकल्स को हम बहुत ही इफेक्टिवली टेस्ट कर सकें, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट कुछ लोगों को मौका मिलता है एडल्ट्रेशन करने का। थर्ड रीजन है लेसर पनिशमेंट। एडल्ट्रेशन के लिए सीवियर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के प्रोविजंस नहीं रखे गए हैं, अगेन इसकी वजह से कुछ लोगों को इंसेंटिव मिलता है एडल्ट्रेशन करने के लिए। एंड फाइनली इंक्रीजिंग फूड डिमांड। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसी के साथ फूड डिमांड भी बढ़ रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट लोग एडल्ट्रेशन करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि एडल्ट्रेशन को जांचना भी नहीं चाहते बिकॉज उन्हें फूड की ज़रूरत है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन बहुत ही लार्ज स्केल पर इंडिया में किया जा रहा है। फूड एडल्ट्रेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। पहला है इंक्रीजेस द इम्प्योरिटी इन फूड। अगर हम मिलावट कर रहे हैं तो फूड इम्प्योर हो जाएगा और ऐसे फूड को कंज्यूम करने की वजह से शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है ऑन आवर हेल्थ। सेकेंड इफेक्ट है लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो अगेन अगर हमने लो क्वालिटी एडल्ट्रेंट ऐड किया है फूड में तो उसकी वजह से जो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, जो उसमें मिनरल्स थे, वाइटामिन्स थे, वो अब कम हो जाएंगे। एंड थर्डली इट लीड्स टू वेरियस डिजीजेस। फूड एडल्ट्रेशन की वजह से लिवर डिसऑर्डर, डायरिया, स्टमक डिसऑर्डर, कैंसर, जॉइंट पेन, हार्ट डिजीजेस, फूड पॉइजनिंग जैसे डिजीज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन के अगेंस्ट लॉज कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ईयर 2006। तो गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में ये एक्ट इनैक्ट किया गया था और इसकी वजह से जो इससे पहले वेरियस
लॉज थे फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड, उन्हें रिपील करते हुए एक सिंगल एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट के द्वारा सेंटर को एम्पावर किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन से डील करने के लिए, मींस फूड सेफ्टी, उसे रेगुलेट करने के लिए रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। एक्ट के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI को स्टेब्लिश किया गया है, जो कि एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए। और FSSAI को और भी कुछ पावर्स दी गई हैं, जैसे कि यह ऑर्गेनाइजेशन एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी स्टेब्लिश कर सकती है, साइंटिफिक पैनल्स स्टेब्लिश कर सकती है, वेरियस पर्पजेज के लिए कमिटीज भी स्टेब्लिश कर सकती है। रिसेंटली FSSAI के द्वारा यह प्रपोज किया गया है कि हमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में कुछ चेंजेस करने चाहिए एंड स्पेसिफिकली जो पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करना चाहिए। यहाँ पर यह प्रपोज किया गया है कि मान लीजिए एडल्ट्रेशन की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, जो जेल टर्म है, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड की जा सकती है, और फाइन होना चाहिए एटलीस्ट ₹10 लाख का। एंड सेकेंडली ये प्रपोज किया गया है कि मान लीजिए किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो काम है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया जा रहा है या फिर उसे थ्रेटन किया जा रहा है, उसे असॉल्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में भी एटलीस्ट 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, जो कि 2 ईयर्स तक एक्सटेंड की जा सकती है, और पेनल्टी होनी चाहिए अप टू ₹5 लाख की। तो कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस यहाँ पर FSSAI के द्वारा प्रपोज किए गए हैं इस लॉ को और ज़्यादा रॉबस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है इंडियन पीनल कोड IPC 1860। सो यहाँ पर सेक्शन 272 एंड 273 में ये कहा गया है कि अगर किसी फूड या फिर ड्रिंक में एडल्ट्रेशन किया जाता है और ऐसे किसी प्रोडक्ट को बेचा भी जाता है तो ये एक ऑफेंस होगा, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। थर्ड आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इस एक्ट में यह प्रोवाइड किया गया है कि अगर एडल्ट्रेंट या फिर स्पूरियस गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उन्हें मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सेल की जा रही है, तो कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। तो कोर्ट अगर चाहे, अगर पहला कन्विक्शन होता है तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है अप टू 2 ईयर्स के लिए, और अगर सेकंड ऐसा सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है एडल्ट्रेशन की वजह से तो परमानेंटली लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ये कुछ लॉज बनाए गए हैं इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। फूड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है द पीपल देमसेल्व्स। लोगों को खुद से जागरूक होना होगा। ऑन द स्पॉट क्वालिटी असेसमेंट टेक्निक्स लोगों को पता होनी चाहिए ताकि वो ऑन द स्पॉट पता लगा सके कि जो वो सामान खरीद रहे हैं क्या वो लो क्वालिटी या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट है या फिर वो कोई जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो वाइडर स्केल पर हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए अमंग द पीपल ताकि फूड सेफ्टी इंश्योर की जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पर सहारा लिया जा सकता है। इसके बाद पोस्ट परचेज वेज भी हैं कुछ जिनसे हम घर में ही सिंपल टेस्ट के द्वारा अडल्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि हनी के केस में अगर आपको चेक करना है कि इसमें मिलावट है या नहीं तो आप कुछ पानी लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप्स आप हनी की डाल दीजिए। अगर जो हनी की ड्रॉप्स हैं वो पानी में नीचे सेटल हो जाती हैं, मीन्स वो हनी एडल्ट्रेटेड नहीं है, वो प्योर है। लेकिन अगर वो थोड़ा भी पानी में मिक्स हो रहा है तो वो अडल्ट्रेटेड है। तो इस तरह से सिंपल टेस्ट जो कि हम घर में ही कर सकते हैं, इसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर कोई एडल्ट्रेटेड फूड बेच रहा है तो ऐसे सेलर को हमें रिपोर्ट भी करना चाहिए। इसके बाद लोगों को जब स्टोर्स या फिर मॉल से हम सामान खरीद रहे हैं तब भी कॉशियस होना चाहिए। जैसे कि जो प्रोडक्ट्स पर कुछ स्टैंडर्ड्स के मार्क हैं, ISI मार्क या फिर एग मार्क है, FSSAI का स्टैंडर्ड मार्क है, डेट ऑफ पैकेजिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये सभी चीज़ें हमें खरीदने से पहले देखनी चाहिए। इसके बाद सरकार को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया में ऑथेंटिक टेस्टिंग हो रही है। इसके लिए हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड लेबोरेटरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड फाइनली कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि और ज़्यादा टेस्टिंग लेबोरेटरीज हमें इंस्टॉल करनी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। और हम ये प्रोविजन रख सकते हैं कि जो जनरल पब्लिक है वो भी अपने फूड सैंपल भेज करके उनकी टेस्टिंग करवा सकते हैं एट एक्सेप्टेबल चार्जेस। तो इस तरह के प्रोविजंस भी हम इंडिया में शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, कोलेट्रल डैमेज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं।
ईयर 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा पहली बार नेशनल वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनाया गया था। यह एक्शन प्लान 3 सालों के लिए था। अब लगभग 15 सालों के बाद गवर्नमेंट के द्वारा फिर से सेकंड नेशनल वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनाया गया है 2020 से 2025 टाइम पीरियड के लिए। और इस प्लान का पर्पस ये है कि इंडिया में जो बहुत तेजी से वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वल्चर्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरीज में आ चुके हैं, इसे हमें रोकना है। लेकिन एक सवाल अब भी परसिस्टेंट है। देखिए, इंडिया में वल्चर्स की जो एंटायर पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुकी है और इसके पीछे कारण सबसे बड़ा है एक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूजेज। उस समय पर भी सवाल यही था जब फर्स्ट प्लान रिलीज किया गया था, और अब भी सवाल यही है कि किस तरह से इस मेडिसिन के यूजेज को हम रोक सकते हैं। जान लेते हैं कि वल्चर्स की पॉपुलेशन किस तरह से रिस्क पर है। तो 1990s के बाद से ही इंडिया में जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। कुछ स्पीशीज में ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है। 1990s से ईयर 2007 के बीच में जो 3 इस समय पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वल्चर्स की, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स, इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 99% डिक्लाइन हुई है। दे आर ऑलमोस्ट बीइंग वाइप्ड आउट, दे आर एट द वर्ज ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट। इसके बाद रेड हेडेड वल्चर्स, ये भी अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। इनकी पॉपुलेशन 91% डिक्लाइन हुई है। इजिप्शियन वल्चर्स की पॉपुलेशन 80% डिक्लाइन हुई है। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं ये सभी वल्चर्स इंडियन रेजिडेंट वल्चर्स हैं। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरीज में है। इनकी पॉपुलेशन अब ऑलमोस्ट कितनी बची है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेड हेडेड वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। बियर्डेड वल्चर, ये नियर थ्रेटेंड है। इजिप्शियन वल्चर, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। एंड हिमालयन वल्चर, ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आ चुके हैं। तो वल्चर्स की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई है। इसके पीछे कारण क्या है? ईयर 2004 में बर्ड एक्सपर्ट्स ने ये पता लगाया कि एक मेडिसिन है जिसका नाम है डिक्लोफिनैक। ये एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि कैटल्स को भी दी जाती है इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए। यही वो मेडिसिन है जिसकी वजह से इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन क्रैश हुई है। तो मान लीजिए किसी कैटल को डिक्लोफिनैक के द्वारा ट्रीट किया गया है, उसके बाद उस कैटल की डेथ हो जाती है, उसके कैरकस के ऊपर वल्चर फीड करता है, बिकॉज वल्चर स्कैवेंजर्स होते हैं। तो जब वल्चर उस कैरकस को कंज्यूम कर रहा है, वल्चर की बॉडी में गाउट डेवलप हो जाता है, मीन्स यूरिक एसिड बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट किडनी फेलियर की वजह से उस वल्चर की इमीडिएट डेथ हो जाती है। 2006 में जब पहली बार एक्शन प्लान बनाया गया था, उसमें यह प्रोविजन रखा गया था कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा जो डिक्लोफिनैक का वेटरिनरी यूज है उसे कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। इसके बाद 2015 में एक प्रोविजन ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो वायल साइज होता है, जो डिक्लोफिनैक फॉर्मुलेशन बिकॉज ह्यूमंस भी यूज करते हैं, तो उसकी जो शीशी होती है उसका साइज 3 ml के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ताकि जो वेटरिनेरियंस हैं वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कैटल्स के ऊपर ना कर सकें, बिकॉज कैटल्स को ट्रीट करने के लिए एक हायर डोजेज की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही डिक्लोफिनैक को शेड्यूल H ड्रग कैटेगरी में रखा गया अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसका मतलब यह है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस ड्रग को खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन इन सब स्टेप्स के बावजूद जो ह्यूमन फॉर्मुलेशन है, जो ह्यूमंस के लिए डिक्लोफिनैक बेची जाती है, उसका कंटिन्यूसली मिसयूज किया जाता रहा है और कैटल्स के ऊपर भी इसका इस्तेमाल होता है टिल डेट। 2005-2006 का डेटा यह बताता था कि लगभग 10% जो कैटल कार्कस थे उनमें डिक्लोफिनैक के रेजिड्यूज थे। हालांकि 2013 तक ये 2% तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, वहां पर अब भी 5% से भी ज्यादा जो कैटल कार्कसेस हैं उनमें डिक्लोफिनैक का रेजिड्यू मिल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वहां पर कैटल्स को ट्रीट करने के लिए डिक्लोफिनैक का यूजेज अब भी काफी प्रेवलेंट है। अब वल्चर्स को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है ये भी हम ब्रीफली जान लेते हैं। देखिए, हालांकि वल्चर्स को ज्यादातर ओवरलुक किया जाता है, उन्हें परसीव किया जाता है एज लोली स्कैवेंजर्स, बिकॉज वो जो डेड एनिमल्स के कार्कसेस हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, तो बहुत ही लोली एनिमल्स उन्हें माना जाता है। लेकिन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही क्रूशियल रोल वल्चर्स प्ले करते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर जो एनिमल साइकिल्स हैं एट द एंड वहां पर स्कैवेंजर्स ही होते हैं जो कि एनिमल रेजिड्यूज को
क्लीन करने में मदद करते हैं। तो वल्चर्स को नेचर्स क्लीन अप क्रू कहा जाता है, और जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती है उसे क्लीन करने का जो डर्टी वर्क है वो वल्चर्स करते हैं। इसकी वजह से वो हमारे इकोसिस्टम को क्लीन रखते हैं, इकोसिस्टम को हेल्दी रखते हैं, और नेचुरल कैरकस रिसाइकलर्स की तरह वल्चर्स काम करते हैं। और वल्चर्स और भी कुछ वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ डिजीजेस को चेक करने के लिए। मान लीजिए किसी जो कैटल है या कोई एनिमल है उसकी डेथ किसी डिजीज की वजह से हुई है। अब हो सकता है कि अगर जो उसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा समय के लिए सड़ती रहेगी तो वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट में फैल सकता है, या फिर वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकता है। अब वल्चर्स का काम ये है कि जल्द से जल्द वो जो एनिमल रेजिड्यू है उसे क्लीन कर लिया जाता है, और जो डिजीज है उसे भी फैलने से रोक दिया जाता है। तो इस तरह से वल्चर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में प्ले करते हैं, और उन्हें प्रोटेक्ट करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनल वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान, जो कि 2020 से 2025 टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर यह सजेस्ट किया है कि डिक्लोफिनाक को अब शेड्यूल एक्स कैटेगरी ड्रग में रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो केमिस्ट है, जो फार्मासिस्ट है, वो प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी भी अब रिटेन करेंगे। पहले बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो फार्मासिस्ट है वो उस प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी भी अपने पास रखेंगे अगर वो डिक्लोफिनाक को सेल कर रहे हैं, और जिस समय पर ऑडिटिंग होगी उस समय पर ये सभी कॉपीज उन्हें प्रोड्यूस भी करनी होंगी। इसके बाद ये सजेस्ट किया गया है कि DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, को ये पावर दी जाए कि अगर कोई भी ऐसी टॉक्सिक मेडिसिन है जिसकी वजह से जो वल्चर्स हैं उन्हें किसी तरह का हार्म पहुंच रहा है, तो DCGI के पास ये पावर होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली उस ड्रग को वेटरिनरी यूज से रिमूव कर दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, फोकस होगा कि कुछ सेफ ऑल्टरनेटिव ड्रग्स को हम प्रमोट करें, जैसे कि मिलॉक्सिकैम या फिर टॉल्फिनामिक एसिड। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि कैटल्स में इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये वल्चर्स के लिए टॉक्सिक भी नहीं है। तो ऐसी सेफ ऑल्टरनेटिव ड्रग्स को प्रमोट करना है। इसके बाद ये सजेस्ट किया गया है कि मान लीजिए किसी एनिमल को, किसी कैटल को वेटरिनरी ट्रीटमेंट दी गई है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे जो भी एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, उनके कैरकास को हमें बर्न करना है। करंटली क्या होता है, जो एनिमल कार्कसेस हैं उन्हें ओपन डंप साइट्स पर ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इसकी वजह से वल्चर्स वहां पर फीड करते हैं, और अगर वहां पर किसी मेडिसिन का रेजिड्यूज कार्कस में रह गया है तो हो सकता है इसकी वजह से वल्चर पर किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट हो। तो इससे बचने के लिए ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर किसी एनिमल को वेटरिनरी ट्रीटमेंट मिली है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसके कार्कस को ओपन डंप नहीं किया जाएगा, उसे बर्न किया जाएगा। इसके बाद 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स से ये कहा गया था कि आप अपने स्टेट्स में कुछ वल्चर कॉलोनीज को आइडेंटिफाई कीजिए। इंडिया के सभी स्टेट्स में वल्चर्स पाए जाते हैं, तो वल्चर कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करना था, और ये जो वल्चर कॉलोनीज हैं इनके 100 किलोमीटर रेडियस में डिक्लोफिनाक का यूजेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये प्रोविजन शुरू करना था। टिल डेट सिर्फ 5 ही ऐसे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, असम, झारखंड एंड तमिलनाडु, जहां पर वल्चर सेफ जोन्स बनाए गए हैं, और स्टेट्स में ये वल्चर कॉलोनीज अब तक आइडेंटिफाई नहीं की गई हैं। अभी जो न्यू प्लान रखा गया है इसमें इस टारगेट को रीट्रेट करते हुए ये कहा गया है दैट बाय द ईयर 2025 इंडिया के सभी स्टेट्स में एटलीस्ट एक सेफ जोन वल्चर्स के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमें और ज़्यादा वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स इंडिया में शुरू करने हैं इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। ये क्रूशियल इसलिए है बिकॉज वल्चर्स का लो फर्टिलिटी रेट होता है, बहुत तेज़ी से वो ब्रीड नहीं कर पाते हैं, लो फर्टिलिटी रेट है, इस वजह से भी पॉपुलेशन कम ही रहती है। करंटली इंडिया में सिर्फ 8 ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। प्लान ये है बाय द ईयर 2025 8 और हमें ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर वल्चर्स इंडिया में शुरू करने हैं। और अब तक हमारा फोकस था ऑन द ब्रीडिंग ऑफ जिप्स स्पीशीज। ये एक स्पेसिफिक जीनस है वल्चर्स का जिसमें ओरिएंटल वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लैंडर बिल्ड वल्चर्स आते हैं। अब तक इन्हीं की ब्रीडिंग के ऊपर फोकस था, लेकिन अब सभी जो रेजिडेंट स्पीशीज हैं वल्चर्स की इंडिया में उनकी ब्रीडिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस समय पर एटलीस्ट 3 और ऐसी ड्रग्स हैं, कीटोप्रोफेन,
न्यूमेस्लाइड एंड एक्लोफिनैक, ये तीनों ड्रग्स भी वल्चर्स के लिए टॉक्सिक हैं, लेकिन ये अब भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। इनके ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। तो सबसे पहले तो ऐसी ड्रग्स का वेटरिनरी यूज हमें बैन करना चाहिए। एंड सेकेंडली, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि मिलॉक्सिकैम या फिर टॉल्फिनामिक एसिड, ये हालांकि बहुत समय से अवेलेबल हैं, लेकिन इनका यूजेज इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है बिकॉज ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्लोफिनैक। ऐसे में हमें साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हम डिक्लोफिनैक का ऑल्टरनेटिव डेवलप कर सकें जो कि वल्चर्स के लिए हार्मफुल भी ना हो और डिक्लोफिनैक जितना इफेक्टिव भी हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। 2020 एंडलेस फॉलआउट्स। पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर 31, 2019 ये वो डेट है जब नोवेल कोरोना वायरस, जिसे बाद में कोविड-19 कहा गया, इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया था फ्रॉम वुहान इन चाइना। और मार्च 11, 2020 ये वो डेट है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा इसे एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया। अब जो कोविड-19 डिजीज है ये फास्टेस्ट डिजीज है जो कि पैंडेमिक में तब्दील हुआ है। सिर्फ 17 डेज आउटब्रेक होने के बाद ये एक पैंडेमिक बन चुका था और बेयरली एक साल के अंदर ही इसकी वजह से 67 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड इन्फेक्ट हुए और लगभग 1.5 मिलियन के करीब लोगों की डेथ हुई है। इंडिया में लगभग 9.6 मिलियन कोविड-19 के केसेस हुए हैं और इसकी वजह से इंडिया सेकेंड वर्स्ट इम्पैक्टेड कंट्री बना है, ओनली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड एज ऑफ December 7 इंडिया में 0.14 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी बिकॉज ऑफ द कोविड-19। ये सब तो इमिनेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन कोविड-19 के कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जैसे कि कुछ ग्लोबल हेल्थ और डेवलपमेंट इंडाइसेस हैं जिनमें हमने अब तक कुछ तरक्की की थी, हमने ग्रोथ की थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये जो ग्रोथ है इसमें बहुत भारी गिरावट आई है। देखिए, रिकवरी आने वाले समय में लॉन्ग होने वाली है और डिफिकल्ट भी होने वाली है बिकॉज बहुत से चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, या फिर डिजास्टर्स हैं, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। तो इन सभी चैलेंजेस को हमें आने वाले समय में फेस करना है, लेकिन जो ग्रोथ हमने की थी उसमें एक डिक्लाइन हो चुका है। इसी वजह से ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि आने वाला समय और ज़्यादा टर्बुलेंट होने वाला है और ज़्यादा एफर्ट्स हमें करने चाहिए। ये कुछ इंडिकेटर्स क्या हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिसएडवांटेज्ड एट बर्थ। बाय द ईयर 2040 उस समय पर जो 46% वर्कफोर्स होगी वो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर या तो स्कूल्स में थे या फिर 5 साल से कम उम्र के थे। अब ऐसे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या हुई है, उनका हेल्थ और एजुकेशन का लॉस हुआ है और इसकी वजह से उन्हें लाइफ टाइम सफ़र करना पड़ सकता है। उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकती है। जैसे कि इंडिया में मिड डे मील जैसी जो स्कीम्स थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, ऑब्स्ट्रक्ट हुई कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड समय पर नहीं मिल पाया, उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाई। तो ये सभी कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिसकी वजह से जब ये जो बच्चे वर्क फोर्स में एंटर करेंगे तो लाइफ टाइम उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी को ये लॉसेस इम्पैक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI ये एक इंडेक्स है जो कि क्वांटिफाई करता है कि हेल्थ और एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स। मींस जो वर्कर्स की नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी प्रोडक्टिविटी जो आज के बच्चे हैं उनकी हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसे क्वांटिफाई किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। 2010 से 2020 के बीच में वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो इम्प्रूव हुआ था बाय नियरली 5%। मीन्स हमने हेल्थ और एजुकेशन में कुछ एडवांसेस किए थे। लेकिन अब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं स्पेशली लो इनकम कंट्रीज में और जो स्कूल चिल्ड्रन हैं दे स्टैंड टू लूज द मोस्ट, और इसकी वजह से जो उनकी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसमें भी एक गिरावट आने की उम्मीद है। सेकेंड इंडिकेटर है अ पुअरर वर्ल्ड। कोविड-19 की वजह से ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है दैट बाय द ईयर 2020 115 मिलियन एडिशनल लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में एंटर करने वाले हैं इन द होल वर्ल्ड। और इसकी वजह से पिछले 3 डेकेड्स में जो हमने पॉवर्टी रिडक्शन में अचीवमेंट्स पाए थे वो अब रिवर्स हो रहे हैं। ग्लोबल पॉवर्टी रेट
2017 लेवल के करीब पहुंचने की उम्मीद है इन द ईयर 2020 और लगभग 90% कंट्रीज की जीडीपी में एक डिप हुआ है, एक डिक्लाइन हुआ है। इससे पहले एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997 टू 98 ये एकमात्र ऐसा क्राइसिस हुआ है पिछले 30 सालों में जिसकी वजह से ग्लोबल पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। ये क्राइसिस थाईलैंड से शुरू हुआ था, एक करेंसी क्राइसिस था और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया था और इसकी वजह से ये क्राइसिस बड़ा हुआ था और ग्लोबल पॉवर्टी इसकी वजह से इंक्रीज हुई थी। लेकिन अब कोविड-19 पैंडेमिक ये एक दूसरा क्राइसिस हो चुका है पिछले 30 सालों में जिसकी वजह से ग्लोबल पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। और हालांकि जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से एक साल में सिर्फ 1% ग्लोबल पॉवर्टी इंक्रीज हुई थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक्सपेक्टेड है कि 2019 से अगर कंपेयर करें 2020 में 8% पॉवर्टी इंक्रीज होने वाली है अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है मोर अनएम्प्लॉयमेंट। कोविड-19 के मास स्प्रेड को कर्व करने के लिए ज़्यादातर कंट्रीज में वर्क प्लेसेस को क्लोज किया गया। इसकी वजह से लेबर मार्केट्स डिसरप्ट हुए हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट अनप्रेसिडेंटेड वर्किंग आवर्स का लॉस हुआ है। एक डेटा से ये पता चलता है कि जिन कंट्रीज में वर्क प्लेसेस को क्लोज किया गया टू कंटेन द पैंडेमिक 94% ऑफ द वर्कर्स इन्हीं कंट्रीज में रिजाइड करते हैं। अब ये जो लॉसेज हुए हैं वर्किंग आवर्स में इसकी वजह से सब्सटैंशियल लॉस हुआ है इन द लेबर इनकम एज वेल। वर्ल्ड वाइड 9% वर्किंग आवर्स का लॉस होगा इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ 2020 और इसे अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये इक्वल है ऑफ 245 मिलियन फुल टाइम जॉब लॉसेस। इसके बाद अगर लेबर इनकम की बात करें तो ग्लोबली 10.7% लेबर इनकम में डिक्लाइन आने वाला है इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2020 व्हेन कंपेयर्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन द ईयर 2019। लास्ट इंडिकेटर आता है बर्डन ऑफ डेट। तो लगभग हाफ से भी ज़्यादा कंट्रीज के केस में जो उनका गवर्नमेंट ग्रॉस डेट है वो इंक्रीज होने वाला है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक और ये लगभग 20% ऑफ देयर जीडीपी तक पहुंचने की उम्मीद है। 157 कंट्रीज में एक मेजर इंक्रीज होगा जो कि 5% ऑफ द जीडीपी से ज़्यादा होगा। 19 कंट्रीज में जो डेट इंक्रीज होगा वो मॉडरेट होगा मींस 1 to 5% और 12 कंट्रीज में डेट का एक रिडक्शन भी हो सकता है। इंडिया के केस में जो डेट है वो 23% इंक्रीज हुआ है एंड इट इज़ इट्स मोस्ट सिंस द ईयर 1991। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जिसके बाद इंडिया को लोन लेना पड़ा था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से। उस समय पर काफ़ी ज़्यादा डेट बढ़ा था। इसके बाद अभी ऐसा हुआ है जब इंडिया का डेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और एक्सपेक्टेड ये है दैट बाय द ईयर एंड ये जो इंडिया का डेट है गवर्नमेंट डेट है ये 89% ऑफ द जीडीपी तक भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ईयर 2020 एक चैलेंजिंग ईयर रहा है फॉर द होल वर्ल्ड और वेरियस इंडिकेटर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि वेरियस गवर्नमेंट्स को कंट्रीज़ को अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अब रिवैम्प करना होगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मैल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्हें हमें एड्रेस करना है। कोविड-19 की वजह से हमने जो अचीव किया था वो भी अब डिक्लाइन हो रहा है, इसी वजह से और ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ग्लोबल कोलैबोरेशन होना चाहिए। ग्लोबल कोलैबोरेशन में कंट्रीज कोऑपरेट करें, वो अपनी रिसर्च और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हैं और कॉमन पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं टू मिटिगेट द कंसर्न्स ऑफ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, डाइट टू सेव। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। रीसेंट साइंटिफिक रिसर्चेस में ये पता चल रहा है कि जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, जो हमारे फूड सिस्टम्स हैं, उनकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। सितंबर 2020 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। 3 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन में ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ईट फाउंडेशन एंड क्लाइमेट फोकस। रिपोर्ट का नाम है एनहांसिंग एनडीसीज फॉर फूड सिस्टम्स रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन लाइन है, मींस जो हमारे फूड सिस्टम्स हैं जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि क्रॉप्स को ग्रो करना, फिर उन्हें हार्वेस्ट करना, उनकी प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, कंजम्पशन, उनका डिस्पोजल, ये सभी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से 7.8 बिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में सस्टेन्ड हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी मेंटेन्ड है। इस पूरी प्रोडक्शन लाइन की वजह से 1/4 ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं एवरी ईयर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़।
ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं उसमें से 21 से 37% इस प्रोडक्शन लाइन की वजह से होती हैं। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसकी वजह से तो ग्रीन हाउस गैसेज कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ये सच है कि जो क्रॉप्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन इस पूरी प्रोडक्शन लाइन में और भी दूसरे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं। जैसे कि कल्टीवेशन के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए हमें फील्ड चाहिए तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब मान लीजिए अगर वहाँ पर आग लगा करके उस लैंड को क्लियर किया गया है तो ऐसे में उससे पॉल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होंगी। और अगर हम डेंस फॉरेस्ट से कंपेयर करें तो एक जो क्रॉप फील्ड है या फिर ग्रेजिंग फील्ड है वहाँ पर बहुत ही मिनिमल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इसके बाद अगर जो फार्म मशीनरीज हम रन कर रहे हैं उसमें हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। एग्रोकेमिकल्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं और जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स फार्म्स में छिड़के जाते हैं उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है। प्लांट्स जब डीकम्पोज होते हैं तो उसमें से भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। इवन जो कैटल्स के मैन्योर होते हैं उसमें भी मीथेन एमिट होती है। तो इस तरह से इस पूरी प्रोडक्शन लाइन में ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट हो रही हैं वो लगभग 25% के करीब हैं, 1/4 के करीब हैं ऑफ ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एमिट होती हैं। इसी वजह से जो हमारे फूड सिस्टम है वो इतने ही पॉल्यूटिंग है जितने की इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन सेक्टर है या फिर इंडस्ट्री सेक्टर है। अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, एक्सपेक्टेड ये है 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसकी वजह से और ज़्यादा फूड की हमें ज़रूरत होगी। फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म अगर हम नहीं करेंगे तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होने वाले हैं। अब एक रीसेंट रिसर्च में एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया गया है, क्लाइमेट यूटोपियन मॉडल। इसमें यह अज्यूम किया गया है दैट बाय द ईयर 2050 जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेज हैं उन्हें हम खत्म करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए हैं। मींस जो हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो हम बंद कर चुके हैं पूरी तरह से, जो हमारी व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो चुके हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी पॉल्यूट नहीं कर रही हैं। लेकिन जो हमारे फूड सिस्टम है वो इसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से अभी चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है मींस हमारे फूड सिस्टम अगर सेम रहेंगे तो उस समय पर भी 2051 से 2063 के बीच में ही जो प्लैनेट का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में हमने ये टारगेट सेट किया है दैट बाय द ईयर 2100 इस सदी के अंत तक जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है उसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना है टू ओनली 1.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम मान लीजिए 2050 तक और सभी चीज़ों में तरक्की कर पाए हैं, सभी सोर्सेज को हम बंद कर चुके हैं, लेकिन फूड सिस्टम्स अगर हमने ट्रांसफॉर्म नहीं करे हैं तो सिर्फ 12 सालों में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसी वजह से फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ग्लोबल एमिशंस 52.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल रिलीज होती है। इसमें से 26% फूड सोर्सेज से, जो फूड सिस्टम्स हैं वहां से, और 74% नॉन फूड सोर्सेज से होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड सिस्टम्स की। अब फूड सिस्टम्स में भी 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आते हैं। पहला है सप्लाई चेन जिसमें कि 18% एमिशन होता है। तो जो सप्लाई चेन है इसमें आ जाता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करना, उसकी पैकेजिंग करना, इस सभी में जो एमिशन है वो सप्लाई चेन में आ जाते हैं। इसके बाद लाइव स्टॉक एंड फिशरीज, इसका शेयर है 31%। तो जैसे फिश फार्म्स हैं, मींस अगर जो वेसल्स जा रहे हैं सीज में फिशिंग करने के लिए तो उसमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है। और जो हमारे लाइव स्टॉक फार्म्स हैं जहां पर कैटल्स की रियरिंग की जाती है, अब जो कैटल्स हैं उनका डाइजेशन सिस्टम इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो मीथेन एमिट करते हैं और जो उनके एनिमल फीड्स हैं उसे प्रोसेस करने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये मिलाकर के 31% शेयर हो जाता है। इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन का शेयर है 27%। तो क्रॉप प्रोडक्शन में 2 चीज़ें हैं, या तो जो एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करना और सेकंड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पर जो भी फार्म इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, मशीनरीज यूज़ होती हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, उन सभी का शेयर है। और लास्ट आ जाता है लैंड यूज़। तो जो लैंड को हम क्लियर कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर भी या तो लाइव स्टॉक के लिए हो सकता है या फिर ह्यूमन फूड के लिए हो सकता है। तो लैंड यूज़ जब हम चेंज करते
करते हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसका शेयर आता है 24%। कुल मिलाकर के जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है लगभग 1/4 उसमें से फूड सिस्टम्स की वजह से हो रहा है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हर 1 किलोग्राम फूड जो हमारी प्लेट तक पहुंचता है उसकी वजह से कितना किलोग्राम CO2 एमिशन होता है। मींस एक तरह से ये एक कार्बन फुटप्रिंट है ऑफ द फूड दैट वी ईट। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, पैकेजिंग, इवन एनिमल फीड, इनका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर आता है लैंड यूज चेंज का और फार्म का। इसमें भी अगर हम देखें जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन फूड सिस्टम्स हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। बीफ की अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है। मींस हर 1 किलोग्राम बीफ जो खाया जाता है उसके लिए 60 किलोग्राम्स ऑफ CO2 एमिशन होता है। इसमें लैंड यूज चेंज का एक बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज अगर हमें कैटल कल्टीवेशन करनी है तो उसके लिए ग्रेजिंग फील्ड्स की आवश्यकता है। एंड सेकेंडली यहाँ पर फार्म एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा इसलिए जो हमारे कैटल्स हैं जैसे कि काउ है या फिर शीप है, इनके केस में इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो इस तरह से बना होता है कि बर्ब के थ्रू या फिर जो मैन्योर होता है उसमें मीथेन बहुत ज़्यादा एमिट होती है। अब मीथेन एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो कि 25% ज़्यादा पोटेंट है व्हेन कंपेयर्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से आप देखेंगे कि बीफ और जो लैम्ब या फिर मटन की यहाँ पर बात की जा रही है, इनके केसेस में जो फार्म एमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से अगेन यहाँ पर प्रॉन्स आ गया या फिर पिग मीट है, पोल्ट्री मीट है, फिशेस हैं, एग है, अगेन फिशेस है। तो ये सभी कुछ ऐसे फूड सिस्टम्स हैं जहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड अब गो वेजिटेरियन कैंपेन्स चल रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज यहाँ पर एक एथिक्स का इशू आता है, बट इसलिए भी बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियन फूड सिस्टम्स हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि नट्स के केस में जो लैंड यूज चेंज है वो नेगेटिव फुटप्रिंट दिखाया गया है। ऐसा इसलिए बिकॉज जब नट्स के लिए कल्टीवेशन की जाती है तो इसमें ट्रीज लगाए जाते हैं। अब जो ट्रीज हैं वो क्रॉप लैंड्स को रिप्लेस करते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये ट्रीज कार्बन को कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं। इसी वजह से अगर नट्स की कल्टीवेशन की जाती है तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिट करने की बजाय और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब इस टेबल में आप देख पाएंगे वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं फ्रॉम देयर फूड सिस्टम्स। तो सूडान, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इवन US, पाकिस्तान, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं अपनी फूड सिस्टम्स की वजह से। और एक फैक्टर इसके पीछे ये भी है कि इन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये बताया गया है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ उनके पास ग्रेट पोटेंशियल है कि वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर वो अपने फूड सिस्टम्स को चेंज करें। तो ग्लोबली अगर जो लैंड यूज चेंज है इसे एड्रेस किया जाता है और जो एग्रीकल्चरल एमिशंस हैं उन्हें एड्रेस किया जाता है तो ओवरऑल 7.2 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पर ईयर को रोका जा सकता है। वहीं अगर जो फूड लॉस होता है, जो फूड वेस्ट होता है, उसे हम खत्म कर पाए और पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डाइटरी प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं तो ऐसे में एडिशनल 1.8 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर ईयर कम किया जा सकता है। इन अ वे अगर हम ये सभी ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स लेते हैं तो लगभग 9 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर ईयर कम किया जा सकता है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कंट्रीज येट टू वेक अप। यहाँ पर यह बताया गया है कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के तहत जो कंट्रीज ने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs बनाए हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, उसमें काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर को एज अ फैक्टर NDCs में रखा है, लेकिन बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने फूड वेस्ट के द्वारा जो एमिशन होता है उसे रिड्यूस करने की बात की है या फिर सस्टेनेबल डाइट्स अपनाने की बात की है। तो यहाँ पर आप परसेंटेज में देख सकते हैं ये डेटा लिया गया है जिसमें 36 कंट्रीज को एनालाइज किया गया है विद यूरोपियन यूनियन। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज है उसमें से 90% ने एग्रीकल्चर को NDCs में रखा है, 50% ने लाइव स्टॉक को रखा है, 41% ने फूड सिक्योरिटी को। वहीं अगर हम सस्टेनेबल डाइट्स और फूड वेस्ट को देखें तो किसी भी कंट्री ने इन दोनों फैक्टर्स को NDCs में नहीं रखा है। यहाँ पर आप पाई चार्ट में देख सकते हैं अ विन विन सर्विंग। एक प्रपोजल यहाँ पर रखा गया है प्लेनेटरी हेल्थ डाइट का, और इसमें बताया गया है कि अगर ये डाइट अपनाई जाएगी सभी लोगों के द्वारा तो जो अर्बन एमिशंस हैं उन्हें हम 60% तक रिड्यूस कर पाएंगे इन जस्ट 10 ईयर्स। तो ये डाइट क्या है? हमारी जो डेली डाइट है उसमें से 37.8% अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे,
18.9% होंगे डेयरी फूड्स जैसे कि मिल्क, 6.3% होंगे एनिमल प्रोटीन्स जैसे कि बीफ या लैम्ब या पॉर्क। इसके बाद 9.4% अगर वेजिटेबल प्रोटीन्स होंगे जैसे कि लेग्यूम्स या फिर नट्स। इसके बाद 4% एडेड फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल है, या फिर 2.3% एडेड शुगर है। 17.5% है होल ग्रेन्स जैसे कि राइस, व्हीट, कॉर्न एटसेट्रा। एंड 3.8% है ट्यूबर्स या फिर स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटोज एंड कसावा। अगर ये डाइट पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा तो इसकी वजह से सिर्फ 10 सालों में ही जो अर्बन एमिशंस हैं उन्हें हम 60% तक रिड्यूस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन। फूड सिस्टम्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ये हम समझ चुके हैं। कैसे करना है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इम्प्रूव्ड लैंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अपना पाएं। हमें ये इंश्योर करना है कि एक तरफ हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी बनी रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो लैंड चेंज हो रही है इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बढ़ने नहीं चाहिए। इसके बाद सेकेंडली रिसर्च एंड इनोवेशंस को हमें एक्सेलरेट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स हम बना सकें। थर्डली जो फार्मर्स हैं उन्हें ट्रेन करना चाहिए और उन्हें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे टूल्स भी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि फार्म लेवल पर फूड लॉस प्रिवेंट किया जा सके। तो कुछ इफेक्टिव और एफिशिएंट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स फार्मर्स को पता होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट फार्म लेवल पर फूड वेस्टेज ना हो। इसके बाद जो प्राइवेट फूड कंपनीज हैं उनके साथ हमें एंगेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर जो प्राइवेट फूड कंपनीज हैं वो अगर फूड सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी तो वो अपने प्रॉफिट बेसिस पर करेंगी और इसकी वजह से ये सिस्टम्स एफिशिएंट और इफेक्टिव बन पाएंगे। इसके बाद फूड को रीयूज और रिसाइकिल करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। एंड फाइनली हमें कुछ न्यू लॉज और पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए हमारे फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कि डाइटरी रिकमेंडेशंस हो सकते हैं सभी लोगों के लिए, और जो लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप doubts.studyiq@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप गिवन नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।